राजस्थान में बीकानेर की एक बहू जो घूंघट ओढ़ के रखती है, वो जो है बिकनी पहन के बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप में जाती है और वहाँ पर मेडल जीत के लाती है। तो एक प्रेरक कहानी थी कि कैसे वो घूंघट से निकल के दुनिया के स्टेज पे पहुँची। तो तब समाज आपको जानने लगा। जब आप इस तरह से नहीं मशहूर थी, जब आपको लोग नहीं जान रहे थे, तब आपको कोई सपोर्ट कर रहा था क्या? तब कैसी जर्नी रही आपकी? मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। मैं 8 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। मैं बहुत कम पढ़ी हूँ, 5 क्लास पढ़ी हूँ। लड़के लड़के बॉडी पहली बार देखी थी। हाँ। फिर सर ने बोला कि मैडम रुको, लड़कियाँ भी आएंगी। तो मैंने सोचा ऐसा थोड़ी होता है, लड़कियाँ आएंगी। अच्छा। और मैंने देखा ऐसी भी लड़कियाँ होती है। तो वो स्टेट वाइज बुला रहे थे, जैसे उत्तराखंड, MP, UP ऐसे बुला रहे थे, हर स्टेट से थी। तो मैं सोचा अब राजस्थान से कौन आएगा, मैं देखूंगी। तो कोई नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर राजस्थान से कोई क्यों नहीं आया? तो सर ने ऐसे बोला कि राजस्थान है ना, पुरुष प्रधान स्टेट है, वहाँ महिलाएं घूंघट में रहती हैं, उनकी मर्यादा है, उनको वापस जाना नहीं है, जो बॉडी बिल्डिंग में परफॉर्म करेगी। तो जब ये दिमाग में आया था कि मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, तो घर में सबसे पहले किसको बताया था और उनका क्या रिएक्शन था? वो लोग खुश थे या कह रहे थे कि क्या दिमाग में पाल लिया है? मेरे साथ वाले कह रहे थे अब ये मर्द बन जाएगी, अब ये ट्रांसजेंडर हो गई है, अब इसको सेविंग किट गिफ्ट करें। जो हाउस कीपिंग होती है, जो बाईजियाँ होती है, जिम्मे में पानी पिलाती है, बेंच साफ करती है, वो उनका मेरे साथ रिएक्शन अच्छा नहीं था। बात नहीं करती थी वो, मेरे को पानी की बोतल भी नहीं पकड़ाती थी। फर्स्ट बार जब मेरे को मेडल लगा तो एक मीडिया वाले ने मेरे को आके बोला आपको शर्म नहीं आती? मीडिया वाले ने बोला? हाँ, मीडिया वाले ने बोला आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा किस बात की? तो ऐसे बोला कि आप राजस्थान की संस्कृति को दखल दे रही है। तो आपकी क्या लुक्स को लेके, बॉडी को लेके कि थोड़ा मर्दाना ताना देना, मर्दाना कि देखो मर्दाना दिखते हो, आवाज है, बॉडी शेमिंग वगैरह, वो सब होता था क्या आपके साथ? मुझे हम कहीं जाते तो लोग ऐसे बोलते थे कि लड़कों वाले लैंड में कि इसमें आ प्रिया, तो इसमें आ। फिर कहते नहीं नहीं उधर में जा। तो फिर भाई उन जो मेल फीमेल की जो चेकिंग वाले, उसको कहे एक अलग से और बनाओ। ये सब होता था? हाँ, एक अलग से और बनाओ ताकि प्रिया जैसे लोग इधर से जाए। मैंने उस मजदूरी के साथ साथ अपनी गेम की तैयारी की है। आज सरकार देती है 70-70 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खिलाड़ी को देते हैं। मुझे तो 70 रुपए भी नहीं मिले सरकार की तरफ से। जो किया है खुद से कमा के किया। आपने हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ प्रचार किया राजस्थान विधानसभा चुनाव में, उनके साथ मंच साझा किया। हाँ, तो राजनीति में एंट्री की थी आपने? हाँ, जब चंद्रशेखर भाई का और हनुमान जी का गठबंधन हुआ। हाँ, चुनावी दौर में आप देखो हमारा लोगों का यूज होता है। जब जीत गए ना लोग, विधायक और MP बन गए, हमारे लोगों से मिलते नहीं है। ये अंदर की सच्चाई है। कई दिनों तक तो अगर आपको काम कराना ना, तो कई दिनों तक तो आप कागज ले लेके घूमते रहो, बाहर घंटों इंतजार करते रहो, फोन करते रहो, साहब मिलेंगे, साहब कब मिलेंगे, साहब मिलेंगे, साहब का कोई पता नहीं। जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास मुलाकात सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो अपनी खास पहचान रखते हैं, दलित बहुजन समाज के ऐसे हीरोज़ और शीरोज़ जो अपने काम के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ऐसा ही एक चेहरा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनका चेहरा देखकर आप समझ चुके होंगे किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन अपने काम के दम पर अपनी पहचान रखती हैं और पूरी दुनिया में इनका नाम जो है आज जाना जाता है। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने जो है चैंपियनशिप भी जीती और उसके बाद लगातार अपने काम को लेकर जानी जा रही हैं। राजनीति में भी थोड़ा हाथ आजमाया है, सामाजिक कार्यों में भी लगी रहती हैं, दलित बहुजन समाज के मसलों पर लगातार जागरूक रहती हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रिया मेघवाल की, जो कि एक पहलवान हैं, बॉडी बिल्डर हैं, चैंपियन हैं और जो तुलसीदास था जो कहता था ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, मुझे लगता है आज होता तो वो हमारी बहन प्रिया को देखता और इनकी ताकत को देखता और अपना सर जो है वो इधर टेबल पे पटकने लगता। प्रिया, क्या हालचाल, कैसा चल रही है ज़िंदगी? हालचाल ठीक है, जिंदगी समाज की बदौलत है और वो अच्छी चल रही है, समाज के काम में लगे हुए हैं। तो आपका जो पेशा है बॉडी बिल्डिंग का, वो चैंपियनशिप तो आपने जीती, उसके बाद आपका नाम हम सब ने देखा, सुर्खियों में आया, वो अभी ठीक चल रही है, मेहनत सही चल रही है? वर्ल्ड के बाद में कुछ रहता नहीं है ऊपर का लेवल, तो वर्ल्ड का मेडल जीत लिया, गोल्ड, और अब समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो सोचा कि घर घर जाके संविधान के बारे में बताएं, समाज को जागरूक करें, तो इसी काम में लगे हुए हैं। इसी काम में लगे, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है?
जरूरत इसीलिए महसूस हुई कि हमारे लोग आज जहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं जितना उनको उतना नहीं मिल पाता। सदियों से हम लोगों का यूज होता आया है, हमारे समाज का यूज होता आया है और आज भी वही हो रहा है। इसलिए समाज को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे, हमारी खुद की आने वाली पीढ़ी भी ऐसे स्ट्रगल करती रहेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं घर घर जाके समाज को जागरूक करूँ। समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया 2 सालों से, प्यार सम्मान सब कुछ दिया है मुझे। अब मेरी बारी है समाज को देने की। मैं हमेशा मंचों पे बोलती आई हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्यार और सम्मान बहुत दिया है, जिस दिन मौका मिला मैं आपको 5 गुना ज़्यादा लौटाऊंगी। वो मैं कैसे लौटाऊंगी उसके लिए तो मुझे आगे आना ही पड़ेगा। तो बस मैं वही अपना वादा पूरा करने की कोशिश कर। लेकिन समाज तो आपको बाद में जानने लगा। जैसे मैंने आपकी कहानी पढ़ी बीबीसी पे और उसके बाद पता चला कि एक राजस्थान में बीकानेर की एक बहू जो घूंघट ओढ़ के रखती है, वो जो है बिकनी पहन के बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप में जाती है और वहाँ पर मेडल जीत के लाती है। तो एक प्रेरक कहानी थी कि कैसे वो घूंघट से निकल के दुनिया के स्टेज पे पहुँची। तो तब समाज आपको जानने लगा। जब आप इस तरह से नहीं मशहूर थी, जब आपको लोग नहीं जान रहे थे, तब आपको कोई सपोर्ट कर रहा था क्या? तब कैसी जर्नी रही आपकी? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। और ये मुझे बॉडी बिल्डिंग फील्ड में 10 साल हो गए। मैं 3 टाइम मिस राजस्थान हूँ और नेशनल चैम्पियन हूँ और इंटरनेशनल भी आपके सामने खेल के आई हूँ। मैं बहुत सारे मेडल जीत चुकी हूँ मैं। और मेरी कहानी इसलिए है कि मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। मैं 8 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। मैं बहुत कम पढ़ी हूँ, 5 क्लास पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से बीए किया। अच्छा। और कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसे ठीक नहीं थी ना, उस वजह से ऐसे लगा कि जॉब करनी है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। खेतों में बकरी चराना, मेहनत मजदूरी करना, आज भी मजदूरी कर रहे हैं। एक सरकारी नौकरी को आप मान सकते हो, प्राइवेट इंसान तो आज भी नौकरी करता है, मजदूरी करता है। तो वही चीज़ें हैं। तो ग्रेजुएशन थी नहीं और ओपन से जो पढ़े लिखे हैं उनकी कोई मानता नहीं है। और कॉलेज तो मैंने देखा ही नहीं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं देखा। तो जब तक बराबर आपको कोई शिक्षा नहीं देगा तो आपको उसका नहीं पता लगा। तो एक वो रट्टा मारने वाली बात है। तो जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स लगाए प्राइवेट तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर किसी ने बोला कि हाइट और पर्सनालिटी की वजह से आपको जिम में जाना चाहिए। जिम में 1-2 में ट्राई किया, कोई 3,000 दे रहा था, कोई 6,000 दे रहा था, तो वो मंजूर नहीं था। फिर किसी ने बोला कि ब्रांड में ट्राई करो, तो ब्रांड में ट्राई किया तो पहली बार में 8,000 रुपये मिले। उस टाइम में 8,000 बहुत होते थे। तो वही जुनून यहाँ तक खींच लाया। तो आपने जिम ट्रेनर के तौर पे शुरू किया? हाँ, मैं जिम ट्रेनर हूँ और आगे भी यही मेरी परिभाषा है। क्योंकि बॉडी बिल्डर हो, चाहे पहलवान हो, चाहे खिलाड़ी, कितना भी आप पावर लिफ्टर हो, है तो वो ट्रेनर ही। उसके बाद वो सुपर करता है। सही बात है। तो मैं बॉडी बिल्डर बनी तो मैं उससे पहले ट्रेनर थी, आज भी हूँ। तो ये सोच के फिर ट्रेनर बनते बनते सोचा कि अपनी फील्ड में बेटर क्या कर सकते, बहुत अंदर तक घुस गए थे। और एक बार यहाँ पे वर्कशॉप हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे आए थे। वहाँ के पास में कोई बॉडी बिल्डिंग का चैंपियनशिप हो रही थी, वहाँ पे देखा था। तो लड़के बॉडी पहली बार देखी थी। तो 1 घंटा देखने के बाद बोर हो जाते हैं कि वहाँ कोई जब समझ ही नहीं आता तो सब चीज़ों से बोर हो जाते हैं। फिर सर ने बोला कि मैडम रुको, लड़कियाँ भी आएंगी। तो मैंने सोचा ऐसा थोड़ी होता है, लड़कियाँ आएंगी। अच्छा। तो क्या थोड़ी देर और रुकते हैं, तो सच में लड़कियाँ आई। और मैंने देखा ऐसी भी लड़कियां होती है। तो वो स्टेट वाइज बुला रहे थे, जैसे उत्तराखंड, MP, UP ऐसे बुला रहे थे, हर स्टेट से थी। तो मैं सोचा अब राजस्थान से कौन आएगा, मैं देखूंगी। तो कोई नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर राजस्थान से कोई क्यों नहीं आया? तो सर ने ऐसे बोला कि राजस्थान है ना पुरुष प्रधान स्टेट है, वहाँ महिलाएं घूंघट में रहती हैं, उनकी मर्यादा है, उनको वापस जाना नहीं है जो बॉडी बिल्डिंग में परफॉर्म करेगी। फिर आ गए। जब फिर मैंने स्टेज पे देखा और फिर उनको मेडल लगे, फिर मैंने सोचा यार जो लोग लेग पुलिंग करते हैं
उसमें मैं हज़ारों की तादाद में पब्लिक के बीच में खड़ी थी, तब मैंने देखा कि कोई अब्यूज भाषा में उन लड़कियों के लिए नहीं बोला था। नहीं बोल सबसे बड़ी बात, बिकनी कॉस्ट्यूम होता है, कोई सूट सलवार पहन के अपनी बॉडी को प्रेजेंट नहीं करेगा। और जिस कॉस्ट्यूम में वो लड़की खड़ी थी ना, लड़कियां, तो लोग ऐसे कह रहे थे इसकी बाइसेप देखो, इसकी ट्राइसेप देखो, इसके हैमस्ट्रिंग देखो, इसके एब्स देखो, इसकी बैक देखो। तो वो चीज़ें ना मेरे माइंड में कर रही थी कि यार यहाँ मतलब जो मैं फीमेल हूँ, मुझे जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं देखूँ यार जिसको देखने से मुझे शर्म आ रही है और ये लड़के लोग देख रहे हैं, ये कोई बात ही नहीं करे। अब फिर मैंने फिर भी ऐसे सोचा कि यार अब ऊपर चढ़ तो गई है, नीचे कैसे आएगी। अब वो नीचे आई तो लोगों ने सेल्फियाँ ले रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट, वो चीज़ ना घर कर गई। अच्छा। मैं राजस्थान आई, मैंने राजस्थान आते ही हमारे साथ के ट्रेनर है, वो भी बात कर रहे थे मेरे को कि देखो मैडम ऐसे होता है ऐसे। फिर उस दिन सोच लिया कि बनना है मेरे को। शुरू में तो 10-15 दिन मजाक में उड़ाई, ये बॉडी बिल्डर बनेगी, बॉडी बिल्डर बनेगी। फिर मैंने कोच के पास गई तो मैंने उनसे बोला कि मुझे उन्होंने भी टेम्परेरी की कौन सी बॉडी बिल्डिंग करेगी, थोड़ा शौक चढ़ रहा होगा, उतर जाएगा भूत, उतर जाएगा। फिर मैं उनके पास ऐसे गई, फिर एक फिर वर्कशॉप हुई तो उन्होंने ऐसे बोला था कि एक बॉडी बिल्डर 5 साल में जितना कमाता, एक सरकारी आदमी 5 साल में जितना कमाता है, एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमा लेता है। तो मैंने सोचा यार प्राइवेट जॉब कितनी करेंगे, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन कर ली कि अपने को तो 5 साल ही काम करना है। एक सरकारी आदमी 30 साल नौकरी करता है और 30 साल में अपने तो 5 साल काम करना है, अपन तो बॉडी बिल्डिंग ही करेंगे। अच्छा, सारी कैलकुलेशन हो गई। हाँ, ये सोच लिया बॉडी बिल्डिंग करेंगे, 5 साल बाद में घर वर बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे, बस 5 साल का। मुझे थोड़ी पता था कि यार ये इतना खर्चा है। मैं जैसे चल पड़ी लोग ऐसे देखते हैं, मैंने कहा करना है। वो माइंड में एक हो जाता है ना कि भाई करना है। अब जितनी सैलरी है उधर चली जाए। और डाइट की आप बात कर रहे हैं। डाइट सप्लीमेंट इतने एक्सपेंसिव आते हैं, आज भी आते हैं। दुनिया में कहते हैं वो जो पोलो होता है वो सबसे महंगा गेम होता है। लोग बोलते हैं पोलो नहीं है, बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगा गेम करना पड़ता है भाई आपको सब कुछ। नहीं, आप इनके सप्लीमेंट देखो ना कितने महंगे आते हैं। सप्लीमेंट बहुत महंगे आते हैं, डाइट कितनी महंगी आती है। तो वो सबसे महंगा गेम है। ये सोच के फिर मैंने कोच के पास गई, तो कोच का वही दिमाग कि बाद में कमाई लोगे, बॉडी बिल्डर बनेंगे, ऐसे बोलते बाद में कमाई। तो फिर भी चलते गए। फिर पहली बार लड़कों के साथ में परफॉर्म किया था, मैंने मेडल लगा था मेरे को। तो मैं पहली बार एक ही महिला थी। अच्छा। और बच्चियाँ थी छोटी, उतार देते ना ऐसे, बच्चियों को उतार दिया था मेरे साथ में। तो मेरे तो एब्स वगैरह सारे थे। फिर मेरे को मिस राजस्थान का टाइटल लगा। फिर मैंने 3 में गोल्ड मारे राजस्थान में। अच्छा। फिर मैं मिस इंडिया के लिए सिलेक्शन हुई। फिर मैं चेन्नई गई। चेन्नई में मैं 100 फीमेल में से टॉप 20 तक आई। अच्छा। पहली बार में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक है। मैं घर में ये बोल के आई थी सबको, मेरे जितने भी मुझे सपोर्ट करने वाले, मैंने कहा मेडल की चाह मत करना, मैं सिर्फ सीखने जा रही हूँ नेशनल इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होता क्या है। तो मुझे नहीं पता था मैं टॉप 20 तक पहुंच जाऊँ। 100 लड़कियों को पछाड़ के आप टॉप 20 तक पहुंचते, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे करके मैंने बहुत सारा खेला। तो जब ये दिमाग में आया था कि मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, तो घर में सबसे पहले किसको बताया था और उनका क्या रिएक्शन था? वो लोग खुश थे या कह रहे थे कि क्या दिमाग में पाल लिया है? किसी को नहीं बताया था। अच्छा। बताते तो आज यहाँ नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज़, मेरे पापा को तो आज भी नहीं पता मेरी छोरी ने किया क्या है। आज भी मतलब पता है कि मेरी बेटी का नाम हो गया, वो बॉडी बिल्डर बन गई, पर उनको ये पता नहीं बॉडी बिल्डिंग होता क्या है। अच्छा। बहुत लोगों को नहीं पता। जी। अभी जैसे मुझे बहुत सारे लोग पहलवान बोलते हैं, सब पहलवान समझ लेते हैं, मीडिया वाले भी पहलवान बोलते हैं। अब उनको मैं बहुत समझाती हूँ, पहलवान में बॉडी बिल्डिंग बहुत डिफरेंस होता है। बट ठीक है कि अब जो बोल रहे हैं बोल रहे, तो क्या बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं। तो घर में तो किसी को नहीं, पर हाँ जिम में बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। मेरे साथ वाले कह रहे थे अब ये मर्द बन जाएगी, अब ये ट्रांसजेंडर हो गई है, अब इसको सेविंग
किट गिफ्ट करें, जो हाउसकीपिंग होती है, जो बाईजियाँ होती है, जिम में पानी पिलाती है, बेंच साफ करती है, वो उनका मेरे साथ रिएक्शन अच्छा नहीं था, बात नहीं करती थी, वो मेरे को पानी की बोतल भी नहीं पकड़ाती थी। तो वो मैंने लेकपुली बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की। और मैं फर्स्ट बार जब मेरे को मेडल लगा तो एक मीडिया वाले ने मेरे को आके बोला, आपको शर्म नहीं आती? मीडिया वाले ने बोला? मीडिया वाले ने बोला आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा किस बात की? तो ऐसे बोला कि आप राजस्थान की संस्कृति को दखल दे रही है। तो मैंने कहा कैसे दखल दे रही हूँ, ये तो गेम है, मैं कोई ग्लैमर की लाइफ में थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं आप उन जो एक सभ्यता, एक मर्यादा वाली बात है, घूंघट ओढ़ के बैठी रहूं, वो मर्यादा वो एक मर्यादा वाली बात है, आप उसमें ऐसे कर रहे हो। तो मैंने बोला अब जो नहीं जानता ना उसके लिए ऐसी मानसिकता है, और जो जानता हो ना उनके लिए ऐसी मानसिकता नहीं है। मैंने तो जो कर लिया और मुझे आगे करना है, जो रिएक्शन होगा वो देखा जाएगा। अगर मुझे ऐसा सोचना होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। सही। अरे मैं मेडल भी नहीं मार रही थी उनसे। तो उन्होंने बोला आगे जाके इसको आपका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा वो राजस्थानी में कहावत है, ओंखली में सर दे दिया तो धमेड़ों से क्या डरना। तो मैंने ऐसे सोचा, उसको बोला कि वो कहावत है ना, क्या ओंखली में सर दे दिया तो धमेड़ों से क्या डरना। बस जब मैं इस फील्ड में आ गई तो मुझे अब डर नहीं है किसी भी चीज़ का, जो होगा वो देखा जाएगा। एक पत्रकार ये बात बोल रहा है, ये हैरान करने वाली चीज़ है। वो कितना आपके लिए एक तरीके का सेटबैक रहा होगा, डराने की कोशिश की होगी लोगों ने। बहुत मुझे, हम कहीं जाते तो लोग ऐसे बोलते थे कि लड़कों वाली लाइन में कि इसमें आ प्रिया तो इसमें आ। फिर कहते नहीं उधर में जा। तो फिर भाई उन जो मेल फीमेल की जो चेकिंग वाले, उसको कहे एक अलग से और बनाओ। ये सब होता था? हाँ, एक अलग से और बनाओ ताकि प्रिया जैसे लोग इधर से जाए। तो आपकी क्या लुक्स को लेके, बॉडी को लेके कि थोड़ा मर्दाना ताना देना, मर्दाना कि देखो मर्दाना दिखते हो, आवाज है, बॉडी शेमिंग वगैरह, वो सब होता था क्या आपके साथ? नहीं कुछ नहीं। देखो मसल दिखती थी, प्रॉपर कटिंग वेटिंग दिखती थी, बैक दिखती थी। आज जो आवाज़ है वो हार्मोनल की प्रॉब्लम होती है। अब मुझे लोग बहुत, आप ये बोलते हैं ना पीटीईटी, जो ये गेम कराते हैं कॉलेज में, वहाँ एक लेक्चरर ने बड़े स्टेज पे मेरे को बोल दिया आपने बहुत सारा स्टेरॉइड्स लिया। अच्छा। तो मेरे साथ में मेरी फ्रेंड थी, उसने ऐसे बोला कि रानी मुखर्जी ने क्या लिया था, उसकी आवाज़ ऐसी क्यों है। ऐसे बहुत सी महिलाएं बता दूं, आप एक खिलाड़ी को अपमान कर रही हैं। ज़्यादा वेट और ज़्यादा एक्सरसाइज और ज़्यादा सप्लीमेंट इंटेक करने की वजह से किसी किसी की आवाज़ ऐसे हो जाती है। और प्रिया का जैसे बोलने का टोन है, हरियाणा की तरफ चले जाओ, बहुत अंदर राजस्थान में चले जाओ, क्योंकि वहाँ शुरू से ही लोग बहुत लाउड आवाज में बोलते हैं। लाउड आवाज में बोलते हैं, भारी आवाज होती है हमारी। तो उनका गला ऐसे होता है। वो नेचुरल है। हाँ, वो उसमें है नहीं। क्या इसके दाढ़ी मूंछ आ गए, क्या ये इस फीमेल नहीं लग रही, किस एंगल से आपने ऐसा बोला। तो उस समय बुरा नहीं लगता होगा, क्योंकि उस समय तो सीखने की चाहत थी कि यार ये सब मेरे को क्या झेलना पड़ रहा है, ये मैं करूं कि ना करूं, इसको छोड़ दूं। देखो मैं इन चीज़ों का कभी बुरा नहीं मानती। आज भी मेरी सोशल मीडिया पे जब मैं समाज के हित में पोस्ट डालती हूँ, बाबा साहब के लिए पोस्ट डालती हूँ, तो बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं। तो मैं ये चीज़ सोच के खुश हूँ कि कोई मेरी अहमियत से और कोई मेरे बदलाव से और कोई मेरी प्रेजेंटेशन से जलता है, इसीलिए। और सारे चाहने वाले होंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। जलने वालों की संख्या, उनकी भी जरूरत है ना? जरूरत है, बहुत जरूरत है कि तरक्की हो रही है। बहुत वो नहीं कुछ बोलेंगे तो फिर आपका मतलब है कि तरक्की हो नहीं रही है, गाली देने वाले भी चाहिए। वो समाज में बदलाव नहीं देख सकते, और उनको कहीं ना कहीं इस चीज की जलन है कि भाई साहब ये अगर आ गई तो जरूर, आज एक प्रिया है, कल 4 प्रिया आएगी, परसों 400 आएगी, उस दिन 4 लाख आएगी। वरना मैं राजस्थान में अकेली महिला हूँ। आप देखो बॉडी बिल्डर, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूँ मैं। रात को 2 बजे आती हूँ, 3 बजे आती हूँ, एनिमल के काम करती हूँ मैं कंपनी के लिए लीड ऑडिटर हूँ, तो मुझे रात को भी छापे मारने पड़ते हैं जिमों में। तो मैं एक चीज कहती हूँ, अगर मैं डरती तो मैं यहाँ नहीं होती। डरती नहीं मैं किसी, डरता वो इंसान है जिसके पास खोने को कुछ हो, पाने को कुछ हो। यहाँ ना तो खोने को है ना पाने को है। मेहनत और अब भी जैसे मेरे बॉडी बिल्डिंग का जुनून था ना पहले दिन से कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, मुझे बनना है। और 26 जून को 2022 को गवर्नमेंट ने बॉडी बिल्डिंग की मान्यता खत्म कर दी।
फिर भी मैंने वो मान्यता खत्म करने के बावजूद मैंने मेरे पैर पीछे नहीं किए कि मैं तो चलती आई हूँ। क्या मैं गवर्नमेंट के भरोसे हूँ? सारा तो सफर अकेले तय किया। हाँ, क्या मैं कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी सरकार की तरफ से तो मिली नहीं होगी। हाँ, कुछ नहीं। तो आज जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो गवर्नमेंट से, आज सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार इसको तो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं है। एक खिलाड़ी का स्ट्रगल नहीं देखते आप। और आज मैं गवर्नमेंट की मान्यता को देख के अगर मैं स्टॉप कर देती तो मुझे ही अपने लोग कहते कि जब तक इस शरीर में गर्मी थी तब तक तूने प्रदर्शन कर दिया। क्या किया तूने, पाया क्या जिंदगी में, किया क्या? तो वो एक माइंड में ऐसे था कि कुछ भी हो प्रिया, इंटरनेशनल जाना है, मतलब जाना है। माइंड में जच्चा एकदम फिट था कि मेरे को इंटरनेशनल खेलना है, मतलब खेलना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। और मैं उसी साल दिसंबर में जैसे ही मुझे मौका मिला मैं खेलने गई। और मैं जिस कैटेगरी में खेली, उस टाइम कोविड चल रहा था, उस टाइम आ गया था दोबारा, तो मेरी कैटेगरी में कोई महिला नहीं थी। अच्छा। और आज भी इस एज की आपको कोई इंडिया में महिला नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। नहीं मिलेगी। मेडल तो दुनिया मारती है। आप देख रहे हो ओलंपिक में भी मार रहे हैं, सभी मार रहे हैं, दुनिया मारती है। आज इस लड़की को लोग इतना चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं ना, उसका एक रीजन है कि ये लड़की बाल विवाह सर्वाइवर है, कम पढ़ी है, जिस क्षेत्र से आती है, बीकानेर जैसे क्षेत्र से आती है, ग्रामीण क्षेत्र से आती है, वो कैसे बॉडी बिल्डर बन गई, वो बॉडी बिल्डर बन के वो कैसे इंटरनेशनल पहुंच गई। सही बात है। आदमी के एक पूरा संघर्ष है उस यात्रा में। कोई अंदर तक जाना चाहे ना, तो मैंने उस मजदूरी के साथ साथ अपनी गेम की तैयारी की है। आज सरकार देती है 70-70 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खिलाड़ी को देते हैं। मुझे तो 70 रुपए भी नहीं मिले सरकार की तरफ से। जो किया है खुद से कमा के किया, खुद के पैसों से किया। 10 साल स्ट्रगल बहुत बड़ी चीज, बड़ी बात। हाँ, आज पहुंची हूँ ना 10 साल से, तो मुझे पता है कि मैं कैसे पहुंची हूँ। उसके लिए मुझे पता है कि मैंने क्या बर्दाश्त किया, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया। फिजिकली आप इसलिए कह सकते हो कि मैं एक महिला हूँ, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर पूरा महिला वाला है, और मैंने अपने आप को मर्द में कन्वर्ट किया। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को चैलेंज तो किया है मैंने। मसल बनाना, हार्मोनल प्रॉब्लम होना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव आते हैं आपके जीवन में। आते हैं, और आज भी आप देख ही रहे हो। तो इस वजह से उस स्ट्रगल को कोई याद नहीं कर रहा। और उसके बाद जो लाइन है, उसके बाद जो समाज ने प्यार दिया, सम्मान दिया, बहुत सारी चीजें देखी मैंने, तो शायद मैं ऐसा सोचती हूँ मैं खिलाड़ी बन के इतना दुखी नहीं थी जितना मैं आज समाज में उतर के दुखी हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको पता है मैं थोड़े टाइम के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड से गुजरी थी। आपने हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ प्रचार किया राजस्थान विधानसभा चुनाव में, उनके साथ मंच साझा किया। तो राजनीति में एंट्री की थी आपने। हाँ, जब चंद्रशेखर भाई का और हनुमान जी का गठबंधन हुआ। हाँ, तब मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की कि हमारे लोगों का सिर्फ यूज होता है। अच्छा। हमारा समाज भोला है, बहुत भावुक है, इमोशनल, और सबसे ज्यादा मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ ना, वो गरीबी क्षेत्र है। हम लोगों के पास, उधर के लोगों के पास रोजगार नहीं है, और उस वजह से वहाँ महिला उत्पीड़न मामले हमारे समाज के लिए बहुत सारे अत्याचार होते हैं। कभी आप देखो पानी पीने पे मटकी के लिए मार दिया जाता है, कभी मूंछों पे मार दिया जाता है, कभी सुना है महिला का रेप हो गया। आपने अभी रिसेंट में देखो शंकरलाल मेघवाल टीचर था, शिक्षा देता, समाज को शिक्षित करता था, उसको तलवार से काट दिया। चुनावी दौर में आप देखो हमारा लोगों का यूज होता है सही मायने में। आज देख लो आप जाके, जब जीत गए ना लोग, विधायक और एमपी बन गए, हमारे लोगों से मिलते नहीं है। ये अंदर की सच्चाई है। उसके बावजूद आपको बताऊं, मैं आपकी पार्टी की विधायक हूं, ठीक है, हार जीत दो पहलू होते हैं। उसके बावजूद मुझे अगर आपसे बात करनी है
तो मैं पहले उन भाई साहब को फ़ोन करूंगी, फिर वो भाई साहब उनको फ़ोन करेंगे, फिर वो बात आप तक पहुंचेगी। तो हमारे लोग यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आप बताओ। जब आप सीधे विधायक से बात नहीं कर रहे हो, जी हार गया, आप अपने विधायक से बात नहीं कर रहे, जिसने 50 लाख 1 करोड़ लगा के आपकी पार्टी का प्रचार किया, आपकी पार्टी का टिकट लेके वो लड़ा और आज वो हार गया, तो आप उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। जब मुझे पता चला कि ये बहुत गंदा गेम है और इसमें सबसे ज्यादा, आज आप इधर चले जाओ, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जालोर बहुजन समाज से भरा पड़ा है। आज जितने भी नेता और एमपी बनते हैं ना, वो हमारे समाज के वोटों से बनते हैं। और जब वो जीत जाते हैं ना, तो हमारे लोगों को लात मार देते हैं। क्यों? जिताते टाइम वो जब खड़े होते हैं मैदान में, जब हजारों वादे करते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। सभी पार्टियां, बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, जो भी उधर से चुनाव लड़ते हैं वो सभी लोग हैं, या इनफैक्ट निर्दलीय भी जो लड़ते हैं ना, वो भी ऐसा ही करते हैं। ये मैंने बहुत अंदर तक नोटिस किया। कई दिनों तक तो अगर आपको काम कराना है ना, तो कई दिनों तक तो आप कागज ले लेके घूमते रहो, बाहर घंटों इंतजार करते रहो, फोन करते रहो, साहब मिलेंगे, साहब कब मिलेंगे, साहब मिलेंगे, साहब का कोई पता नहीं। जब वोट मांगने होते हैं तो पैर पकड़ लेते हैं। हाँ, अभी रिसेंट में किसी का झंडा उठाने पे हमारे बंदे को मार दिया था, बहुत यहाँ खून को हॉस्पिटल में बेहोश हो गया था, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, फिर भी उसने प्रचार किया। मान्यवर जब सांसद बना, तब मैं उनको फोन करी कि भाई साहब वो हमारे समाज का बंदा है, ये क्या मामला है, पुलिस उन आरोपियों को क्यों गिरफ्तार नहीं करी? तो सांसद साहब ये कहकर पीछा छुड़ाते हैं कि नहीं, वो तो हमारी सीमा से नहीं, सीमा से बाहर है, सीमा से बड़ा इंसान है, वो कोई पाकिस्तानी नहीं है। सही बात है, समझने वाली बात है। आप सरकार में आए हो तो आप अपना एरिया देख के आए हो क्या? फिर मत बनो समाज सेवक, मत बनो आप। आज आप नोएडा में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो, मैं आपको राजस्थान से फोन कर दूं, सुमित जी ये काम है, तो आप ये कहकर थोड़ी पीछा छुड़ाओगे कि प्रिया जी हमारे तो ये क्षेत्र लगता नहीं, क्षेत्र किसी और का है। या फिर आप ऐसे कहोगे कि प्रिया जी मैं देखता हूं, मैं करता हूं। उसमें बड़ी बात थी, किसमें बड़ी बात है? जैसे भाई साहब आप अपने समाज के कोहिनूर हो ना, तो मैं भी मेरे समाज की कुछ हूं। मैं समाज के मुद्दे उठाना जानती हूं। मैं, मेरे लोगों का यूज होता है ना, मेरे लोगों का इस्तेमाल होता है, मैं तो बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूं? बताओ आप। उन्होंने ये कहकर पीछा हटा लिया कि भाई वो हमारी सीमा का क्षेत्र नहीं, वो दूसरी सीमा लगती है। सबसे बड़ा है वो भारतीय है, सबसे बड़ा है वो इंसान है, सबसे बड़ा है आपको उस ओहदे पे बिठाया ना, आम जनता का नागरिक है वो। आप ये कहकर पीछा ना छुड़ाए, ये सुनने को मिलता है। तो कहाँ आप समझते हो कहाँ कितना यूज हो रहा है? आज शंकरलाल मेघवाल का जब मर्डर हुआ, अगर ये विधानसभा चुनाव होते या एमपी के चुनाव होते तो सारे नेता वहां होते, वहीं पहुंच जाते। इतने विधानसभा, इतने नेता बने, कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी जाके उनसे पूछा नहीं। बैठे थे तो सामाजिक संगठन वाले लोग बैठे थे वहां पे, आवाज उठाई तो उन्होंने उठाई। किसी भी सांसद की कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी विधायक की कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी भी प्रकार की किसी बंदे की कोई प्रतिक्रिया नहीं। और होते चुनाव में तो आज सारे वहीं बैठे होते, कोई नहीं जाता। वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता उस समय। राजनीतिक मुद्दा बने ना बने, मैं ये कहती हूँ जिस प्रतिक्रिया में उसका मर्डर हुआ है, आप लोग साथ तो दो। आपका कार्यकर्ता है, आपका प्रचारक आप साथ तो दो। आप एक वो टीचर का मर्डर हुआ है, कल उनके घर पे थी, आज उनके घर पे, कल तुम्हारे घर के गेट पे आ जाएगी, जो तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम?
जो हमारे समाज के लोग हैं हमेशा स्ट्रगल करते आए हैं और आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ आने वाली पीढ़ी स्ट्रगल ना करे। लेकिन प्रिया, जैसे मान लिया कि एक जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो नेता बन जाते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं, उनका कई बार हम इस तरह का रुख देखते हैं क्योंकि वो जाति का दायरा बन जाता है, वो अपनी जाति में रहते हैं। लेकिन दलित समाज के, आदिवासी समाज के भी बहुत नेता एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं। उन लोगों का कैसा व्यवहार है? क्या उन लोगों का भी इसी तरह का एटीट्यूड है? वो भी इसी तरह से पक्षपात करते हैं? आज संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई। मैं भी तो आई हूँ राजस्थान से। आपने किसी भी सांसद, किसी भी विधायक की स्पीच सुनी? एक चंद्रशेखर भाई ने बोला है कि बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, पर मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो जहां मूर्ति थी आप वहां लगा दीजिए। इसके अलावा कौन से बंदे ने बोला? क्या एक बंदा अपने समाज के दायरे में लेके अब वहां एमपी तक पहुंचा है? क्या एक बंदा अपने समाज के दायरे में रहकर विधायक बना है? सर्व समाज की वजह से बना है। अगर सर्व समाज में अगर आता है तो आपका हक बनता है कि आप उसके हक की बात करो, अधिकारों की बात करो। आपको नेता, आप घर से चुन के नहीं आए हो, अपने परिवार के द्वारा नहीं बने हो, आम जनता ने आपको पहुंचाया है, तब जाके आपको वो कुर्सी नसीब हुई है। वरना आप उस कुर्सी के लायक नहीं थे जो आज हमारे बाबा साहब के लिए नहीं बोल रहे। जब बात आती है संविधान को साक्षी मान के आप शपथ लेके विधायक की कुर्सी पर बैठते हो, आप संविधान को साक्षी मान के आप एमपी की कुर्सी पर बैठते हो, यहाँ तक कि संविधान को साक्षी मान के सभी नेता, मुख्यमंत्री जितने भी है बनते हैं, तो फिर बाबा साहब की मूर्ति क्यों हटाई? संविधान लिखने वाले तो वही थे ना जी, क्यों हटाई? तो ये तो सभी पे लागू होती है। और बुरा इसलिए लग रहा है कि हमारे समाज के लोग नहीं बोल रहे। उनको तो बोलना चाहिए ना। क्या बाबा साहब से बड़ा आपका पद है? ये पद तो 5 साल में चला जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर मैं यही प्रिया हूं जब सबको बोल बोल के कहूंगी। अभी तो मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे लाइव आना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे दोगले चेहरे दिखने लग गए, इसलिए मैंने बंद कर दिया। पर मैं कह रही हूं ये 5 साल बाद जैसे ही हिस्ट्री दोहराएगी ना, मैं वही प्रिया हूं, बोल के कहूंगी कि जब बाबा साहब का वो प्रोटेस्ट हुआ था, जब आप कहाँ थे? चुनाव के टाइम आप पट्टा डाल के घूमते हो घर घर, जय भीम जय भीम, और जब भीम की सच में बात आई तो तुमने मुंह क्यों छुपा लिया? आवाज नहीं निकली। मुंह क्यों छुपा लिया तुमने? हजारों लोग गाली देंगे, आज मुझे नहीं देते सोशल मीडिया पे गाली। बाबा साहब के लिए लिखती हूँ, बाबा साहब के लिए बोलती हूँ, तो उस गालियों से कोई फर्क पड़ रहा है? जब हम हमारे बंदों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बाबा साहब के लिए नहीं बोल पाए, तो फिर आपको इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, और आप उस कुर्सी के काबिल भी नहीं है। इसीलिए संविधान के सम्मान में मैं मैदान में उतरी। मैं घर घर जाऊंगी, समाज को जोड़ूंगी, समाज को समझाऊंगी कि कौन अपना है, कौन पराया है। थोड़ा गुस्सा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के प्रति आप में। क्या कुछ अनुभव ऐसे हुए हैं कि जैसे आपने इस्तेमाल किया कि मुझे दोगले चेहरे नज़र आ रहे हैं लोगों के? कुछ ऐसे किस्से हुए हैं, कुछ ऐसा कुछ व्यवहार हुआ है लोगों का कि वो वाकई काम नहीं कर रहे हैं समाज के लिए? गुस्सा इसलिए है, केंद्र में हमारे लोग बैठे हैं, राज्यसभा में हमारे लोग बैठे हैं, क्या किया उन्होंने? हमारे लोगों के लिए क्या किया? हमारे समाज के लिए क्या किया? बताओ आप, एक भी चीज बता दो। मैं खिलाड़ी थी जब तक मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना। गंदगी में उतरने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए पहले गंदगी में उतरना पड़ता है। उसमें से कुछ छिंटे हम पे लगते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको साफ नहीं करेंगे। तो मैं उतरी हूं ना, तब मुझे पता है ना। अब समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। हाँ, अब समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो पता नहीं। मुझे किसी फेम की जरूरत नहीं। लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं इतना बोलती हूँ ना, तो मुझे राजनीति में जगह बनानी है, मुझे नेता बनना है, इसको नाम कमाना है। सुमित जी, आप सामने बैठे हो, नेता को तो एक विधानसभा के दायरे में जानते हैं, विधायक को, एमपी को एक
लोकसभा के दायरे में जानते हैं। मैं तो ऐसी लड़की हूँ ना जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है। क्या मुझे किसी की पहचान की जरूरत है? क्या मुझे नाम और फेम की जरूरत है? मुझे तो ऑलरेडी इतना नाम और फेम मिला। विधायक से ज़्यादा मशहूर है, एमपी से ज़्यादा शोहरत पाई है। हाँ, तो जिन लोगों ने बनाया, जिन लोगों ने ये मान सम्मान दिया, तो मैं उन लोगों के लिए अगर नहीं लड़ पाई, नहीं कुछ कर पाई, तो मेरा खिलाड़ी होना और मेरा महिला होना और मेरा इतना बड़ा नाम होना बेकार है। और इन सभी से ऊपर है, एक मैं महिला हूं, और महिला सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती है। मैं जहां पहुंची हूं, महिलाओं के सपने रहते हैं। अगर मैं अपने लोगों के लिए नहीं बोल पाई, मैं हर महिला के लिए नहीं बोल पाई। बाबा साहब ने सब महिलाओं के लिए बराबर अधिकार दिए थे, तो मैं अपनी उन महिलाओं के बहनों के लिए नहीं बोल पाई, तो मेरा इतना बड़ा नाम फेम सब बेकार है। तो उनके लिए कुछ करने के लिए, कुछ राजनीति में एंट्री माने चुनाव लड़ना, राजनीति में आपने एक बार तो ट्राई किया, लेकिन चुनाव लड़ के नेता बन के कुछ भला कर सकूं मैं लोगों का, ऐसा ख्याल है? भविष्य में चुनाव लड़ने का प्लान है? जब तक मैं टिकट मांगती तो मुझे डेफिनेटली मिलता। आप समझो बात को, जब तक मैं कोई चीज़ को समझ नहीं पाऊंगी ना, तब तक मेरा किसी भी क्षेत्र में दाव आजमाना बेकार है। गेम हो, चाहे पॉलिटिशियन लाइन हो, चाहे एक्टिंग की लाइन हो, वो पहले आपको सीखनी पड़ती है। मान लो आप बैठे हो, आपने मुझे 4 ऐसे सवाल कर दिए पॉलिटिक्स के, और मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्या जवाब दे पाऊँ? क्या जवाब दें? मुझे किसी, जैसे आपने भी कह दिया कि आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपने कुछ गलत होते देखा है। मैं उस दौर से गुजरी हूँ, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है। अगर मैं उस दौर से नहीं गुजर रही होती तो मुझे क्यों गुस्सा आता? तो वो गुस्सा है मेरे अंदर। और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए अगर मौका मिला, समाज ने चाहा, तो आज मैं यहाँ बोल रही हूँ ना, वो मुझे चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, मैं वहां भी ऐसे ही बोलूंगी। लोग पहनते 2-2, 4-4, 5-5 हजार की टी शर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि 200 रुपये में तन अच्छे से ढका जा सकता है, तो वो 1800 रुपये बचाऊंगी और वो अच्छी चीज में यूज करूंगी। तो मुझे इस चीज का कोई वो नहीं है। मुझसे अगर महिलाएं या समाज मेरा मुझसे 4 शब्द सीख के आत्मनिर्भर होता है, किसी को पलट के जवाब देता है, तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात नहीं। सही बात है। नाम और फेम की जरूरत नहीं है मेरे को, नाम और फेम ऑलरेडी है। और जैसे बाबा साहब ने संविधान लिख के इतना बड़ा सुनहरे अक्षरों में नाम लिख दिया ना, तो वो कोई नहीं मिटा पाया। और ऐसे ही मैंने राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर होकर नाम लिख दिया ना, उसको कोई नहीं मिटा पाया। कि दलित समाज की बेटी बनी राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर और राजस्थान की पहली इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, तो उसको कोई नहीं मिटा पाया। तो मुझे नाम और फेम की जरूरत नहीं है। प्रिया, जैसे आप चूंकि दलित समाज से आती हैं और भारत में जिस तरह की जाति व्यवस्था है, जातिवाद होता है, उसमें दलित महिलाओं को तो और ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि एक तो वो महिला होती हैं, दूसरा वो दलित होती हैं जाति से। तो किसी के खेत में चारा काटने जाओ तो वहाँ शोषण की गुंजाइश होती है, तमाम तरीके के हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। ऐसे माहौल में एक महिला के तौर पे शरीर ताकतवर हो, आप जो हैं जवाब दे सकें, आप किसी को उठा के पटक सकें, ताकतवर होना, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां वो ज़ीरो फिगर में रहती हैं कि नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, थोड़ा सा डाइट करके चलना है। ताकत एक महिला के तौर पे कितनी ज़रूरी हो जाती है जब ऐसे माहौल में रहते हैं? महिला जितना शक्तिशाली तो कोई आदमी मर्द भी नहीं है जी। शरीर पे मत जाओ आप, शरीर से तो वो ऑलरेडी ताकतवर है, क्योंकि वो महिला है, एक प्रकृति को जन्म देती है, इसलिए वो ताकतवर है। समझने वाली बात है कि उनको मेंटली ताकतवर होना पड़ेगा, सामने वाले के रिएक्शन समझना पड़ेगा, सामने वाले की प्रतिक्रिया समझनी पड़ेगी। जब वो समझेगी तब उस महिला को कोई नहीं हरा सकता। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ी, कल को कहते हैं हम तो अनपढ़। हमारी सबसे बड़ी चीज मैंने एक नोटिस किया है कि महिला ऐसे कहते हैं मैं तो गाँव का, मैं तो अनपढ़, मैं तो कहीं जाना ही को नहीं। मैं भी तो गाँव की, 5 क्लास कोई पढ़ना नहीं होता जी। आप समझ रहे हो ना? पर क्या मैं ये सोच के गिव अप कर देती, पीछे मुड़ जाती नहीं। मुझे तो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं है उसका ही लालच नहीं था, मुझे तो जाना था। लालच क्यों देखते हो आप?
अगर मैं ऐसे कहती थी कि अब क्या करूंगी बॉडी बिल्डिंग करके, अब तो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं है, सरकार क्या करेगी क्या मिलेगी नहीं नहीं। है। हाँ, पर मुझे था कि मुझे जाना है, मैं इंटरनेशनल टाइटल तो लगाऊं मेरा, जो मुझे करना है उसके लिए इसकी क्या जरूरत है। आप खुद ही ऐसे बनो ना कभी, जो दो लोग देखें। तो ये सोच के गई, तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि आज मेरा जो गांव का, जो परिवार का, जो मेरे लोगों का एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं उस पढ़े लिखे से ज्यादा ऊपर है। किताबी ज्ञान वहीं काम आता है जहां आप नौकरी करते हो। समाज में रहना है, महिलाओं को जागरूक करना है, अपने खुद के साथ गलत हो रहा, अपने परिवार के साथ गलत हो रहा हो, वो चीज़ समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल थ्योरी का ज्ञान बहुत बड़ा है। सही बात है। उसको ट्राई करने की जरूरत है। और आप देखना, ऐसे अगर महिला बोलने वाली हो जाएगी ना, उस दिन जब कोई खेत में आया या यहाँ तक कि कोई पति अपनी बीवी को डंडा लेके मारने आया, तो वो महिला डंडा लेके खुद सामने हो जाएगी कि भाई तू मेरे को क्या मार रहा है, मैंने तेरा क्या लिया। जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है, वही तो बताया नहीं। पड़ोसी मार देते हैं, जमीन पे कब्जा करने पे मार देते हैं, गाली देने पे मार देते हैं, तू तड़ाका बहुत ज़्यादा हो जाता है। छुआछूत पे, राजस्थान में तो आज भी बहुत छुआछूत है। जी बिल्कुल, इतने सारे कहानियां आती हैं, इतनी सारी खबरें आती बहुत छुआछूत है। घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, हम लोगों को पानी नहीं पिया जाता, हम लोगों को घर की कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं अपन गेट अंदर नहीं घुसा, वहाँ कहते हैं थड़ी, उसके पास नहीं खड़ा रहने देते। हाँ, उसके पार नहीं जाता। इससे बड़ी छुआछूत क्या होगी। तो आपने कभी अनुभव किया ये, क्योंकि आप जिस पेशे में हैं, बॉडी बिल्डिंग के पेशे में, दलित महिलाएं या दलित पुरुष भी बहुत कम होंगे, वो उसमें जाते नहीं है, तो कभी प्रोफेशन में, कभी व्यक्तिगत तौर पे जातिवाद का सामना किया आपने? गांव में बहुत किया। एक बार का किस्सा सुनाऊं। जैसे कहीं जा रहे थे तो एक महिला मिली, है ना, तो हमारे वो सारी पैर छू रहे थे, तो मैं ऐसे खड़ी थी तो पैर छू, तो वो उनकी कास्ट की थी तो पैर छूने, मेरे को कह दिया नहीं 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 दूर हो दूर हो। अच्छा, ऐसे कह दिया, कपड़े इकट्ठे कर दिए, नहीं 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 दूर हो। शहर में रहो, शहर में रहते हो? मैंने कहा हाँ। जद्दी भाई लगती नहीं है कि मैं मेघवाड़ हूँ। अच्छा, हाँ, किस एंगल से दलित दिखते हो, वो हाँ, वाला सवाल है। तुम तो वो दलित बड़ा लगते नहीं हो। हाँ, तो दलित लगने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता हो? तो लोग मेरे रहन सहन और पहलवान से तो बहुत दुखी है कि ये ऐसे क्यों रहती है। पहली बात तो मैं खिलाड़ी हूँ, दूसरी बात क्यों औरों को आजादी है, मुझे पहनने की आजादी नहीं? क्यों नहीं रह सकते आप बताओ? गंदगी मेरे दिमाग में नहीं है, गंदगी सामने वालों के दिमाग में। आप एक चीज सोचो, हम जब परफॉर्म करते हैं और हमारे साथ खूब सारे लड़के होते हैं, हम पहनते वही है, पर वो उनकी नज़र हमारे लिए अच्छी, सब कुछ नज़रों का खेल है, उनकी नज़र हमारे लिए वो खिलाड़ी वाली समझ, खिलाड़ी के तौर पे देखते हैं। और यही चीज़ मैं बाहर करूं तो लोगों की मानसिकता चेंज हो जाती है। तो सब कुछ मानसिकता नजरिए पे डिपेंड करता है। अगर श्रवण समाज के लोग ये जाति भावना, ये भेदभाव, ये दलित वगैरह, ये छुआछूत ना सोच के सामने वाले को इंसान सोचे, तो क्या आप सोचो ना कितना बड़ा बदलाव आएगा। सही बात। जिस दिन देश का प्रधानमंत्री, जिस दिन हर नागरिक, जिस दिन हर नेता पढ़ा लिखा हो जाएगा ना, तब मानसिकता लोगों की चेंज होगी। वरना 8वीं 10वीं अंगूठा टेक वाले जो लोग जब तक नेतागिरी में रहेंगे ना, तब तक समाज के साथ छुआछूत होती रहेगी। लेकिन ये तो थोड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, शहरों में रहते हैं, वो भी बहुत जातिवाद करते हैं। आप दिल्ली नोएडा में घर लेने जाएं किराए पे, वो पूछ लेगा आपकी जात क्या है, तो वो पढ़े लिखे भी यहाँ पे बहुत जातिवाद करते हैं। क्यों? वो इसीलिए करते हैं सुमित जी, वो ऊपर जो बैठा है उसको देखते हैं। जातिवाद का मान्यवर नरेंद्र जी मोदी ने बोला था कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। ये 6 महीने पीछे की बात मैं बताऊं। मेरा ही सवाल था उनसे कि मोदी जी आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो मुस्लिम, सिख
ईसाई, इनको क्या देशद्रोहियों का दर्जा देके पाकिस्तान भेजोगे क्या आप? तो शिक्षा कहां से मिली? ऊपर से। और जब ऊपर जो पाठ पढ़ाया जाता है ना, मोदी जी ने कहा था कोरोना के टाइम थाली बजाओ, तो सभी ने बजाई, सारे बजा रहे थे ना। आज वापस सिचुएशन दोहराई, वो वैक्सीन लगाई, वो कितनों के लिए जान का खतरा बनी भाई। हमारी कल ही एक ट्रेनर है, उसका साला हार्ट अटैक हो गया, 32 साल का। तो साइड इफेक्ट ला रही है ना। थाली बजाने से अगर कोरोना भागता तो फिर वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती। तो पढ़े लिखे इसलिए छुआछूत कर रहे हैं कि उनको ऊपर से गाइडेंस मिल रही है। अगर ऊपर से गाइडेंस ना मिले तो फिर छुआछूत हो ही ना। और दूसरा कानून भी काम करे ना, उन पर एक्शन हो। आप जैसे अपराध किया है, SC/ST एक्ट लगाए तो उसमें सुनवाई नहीं होती, सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं, उनको आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो लोगों पर कानून का भी कोई काम नहीं होता, इसलिए भी मनोबल बढ़ जाता है, ज़्यादा उनको मिल जाता है कि हमारा क्या बिगड़ेगा, क्या बिगाड़ लोगे हमारा। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं हमारे राजस्थान में, और जब से आई है ना, मार काट, महिला उत्पीड़न मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जब जिस क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार होगी ना ऐसी, उस क्षेत्र में ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं कि देश का नेता, अब बाबा साहब पढ़े हुए थे, तब उन्होंने संविधान लिख दिया और सभी के लिए एक हक और अधिकार बना दिया। अगर पढ़ा लिखा नेता होगा तो ऐसी मानसिकता कभी नहीं होगी। वो भी अच्छा आदमी हो, वो मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ उसका दिमाग भी ठीक हो, नहीं तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये इसकी गुंजाइश है। और सबसे बड़ी बात है, देखो हर हाल में सफर तो हम लोग ही कर रहे हैं। अपने समाज को, अपने लोगों को हमारी खुद की कीमत समझनी पड़ेगी। हम क्या हैं? हम पूरा हिंदुस्तान नहीं बदल सकते, मैं चाहकर पूरा हिंदुस्तान नहीं बदल सकती, मैं खुद को तो बदल सकती हूँ। वो अगर एक आम नागरिक खुद सोच ले कि मैं खुद को बदलना, मेरी क्या अहमियत है, और मेरी अहमियत से वो प्रधानमंत्री बना, मेरी अहमियत से वो विधायक बना, मेरी एक अहमियत से वो MLA बना, MP बना, उस दिन सच में हमारे समाज का उद्धार है। पर वो समझना होगा, हमें खुद को समझना होगा। अब खुद को नहीं समझा तो ऐसे ही होता रहेगा। तो ये प्रिया मेघवाल हैं, लगातार वो बेबाकी के साथ सवालों का जवाब दे रही हैं, और वो कहीं ना कहीं एक छटपटाहट है मन में, दिल में समाज के प्रति, जो खोलकर सामने भी आ रही है। प्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे, आपकी बेटी के बारे में मैं सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि आपकी बेटी जो हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं बॉडी बिल्डिंग में, आपके डाइट का ख्याल रखती हैं कि क्या खाना है, और बेटी अभी क्या कर रही हैं, क्या वो भी बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी रखती हैं? उनके बारे में थोड़ा बताइए हमें। मेरी बेटी मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है। वो पढ़ाई में होशियार है। अच्छा। दूसरा, वो अभी ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर रही है वो। और तीसरी बात, मैं इसलिए बोलती हूँ कि एक बेटी को माँ बनाती है, मुझे उसने बनाया। और यही सच्चाई है। क्यों? क्योंकि मैं 5 बजे उठ के चल जाती, तो वो अंडे बॉईल करके रखना, ओट्स बनाना, फिर मैं दोपहर में आती तो वो मील तैयार करके रखना, फिर मैं 3 बजे थोड़ी सी देर रेस्ट करके उठती तो फिर वो मुझे टेबल पे दूसरी मील मिलती, फिर तीसरी मील मैं शाम को घर आके लेती। मुझे कौन सी चीज़ कब चाहिए, मुझे कपड़े कब चाहिए, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो कपड़े नहीं सूख सकते, तो वो सब कुछ उसने किया। वो आपकी माँ बन गई? वो मेरी माँ बन गई। वो बहुत समझदार है। और मैं देखो कैमरे पे उसको इसलिए नहीं लाना चाहती कि वो भी जातिवाद का शिकार हो जाएगी। वो भी जातिवाद का शिकार हो जाएगी। ये जो घटिया मानसिकता के लोग हैं ना, अभी वो बच्ची है जी, इसलिए मैं उसको कैमरे पे नहीं लाना चाहती। पर बहुत जल्द उसकी माँ कहीं पहुंची, कुछ हुआ तो बेटी बहुत जल्दी आ गई। बहुत सारा मंगल कामनाएं आपको और आपकी बेटी के, आपके परिवार को। तो ये प्रिया मेघवाल थी जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सवालों का जवाब दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये इंटरव्यू हमारा काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था कि हम लोग करेंगे, फाइनली अच्छा लग रहा है कि हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड मैं तो आपसे कहती हूँ आप राजस्थान आओ, घर घर सर्च करो, लोगों को देखो, आप
सच में खुद बोलोगे कि राजस्थान कहाँ है, और आप फिर मुझे खुद बोलोगे कि प्रिया तुम इस क्षेत्र से कैसे निकली, कैसे पहुंची। जी, हम हकीकत को जानते हैं। हाँ। और कई सारी स्टोरीज हमने राजस्थान से की हैं जो बहुत कहीं की रूह कपा देती हैं, अंदर तक हिला के रख देती हैं। ऐसे हालात हैं राजस्थान में, और वहाँ से आप जैसा एक हीरा निकल के आया और पूरे वर्ल्ड में जिसकी अपनी पहचान है और चमक बिखेर रहा है, तो हमको सबको खुशी है। और समाज आपको देख के प्रेरित होता रहे और आप और तरक्की करें और समाज के लिए कुछ भला करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और जल्द किसी दिन हम जयपुर आएंगे और आपकी जिम में आपके साथ जो है वर्कआउट करते हुए कुछ बढ़िया सा शूट करेंगे। ये हम दर्शकों से एक जो है वादा करते हैं कि ज़रूर एक अच्छा वीडियो उस तरह का भी लेके आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये प्रिया मेघवाल ने जो बातें बताई हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, उस पर आप अपनी राय कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हैं। आप भी महिलाओं को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो महिलाओं का तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर परिवार की महिलाओं को सपोर्ट करें, उन्हें शिक्षित करें, जिस पेशे में वो जाना चाहती हैं उसमें बढ़ावा दें, उनको ट्रेनिंग दिलाएं, और फिर वो एक दिन हो सकता है कि प्रिया मेघवाल जैसे दुनिया भर में अपना नाम कमाए। तो इस बातचीत के लिए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।